नमस्ते विद्यार्थियों, हमें पढ़ना है वन डे ग्राफ जनरेटर और फिजिक्स में इसके साथ ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा एंड हो जाएगा। कल टेस्ट होगा जिसमें कैपेसिटर्स और परसों फिर पूरी यूनिट का टेस्ट होगा, पूरी यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। कल पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर टेस्ट जो होगा प्रोजेक्टर पे होगा और परसों क्वेश्चन पेपर मिलेगा परसों के टेस्ट के लिए। तो हेडिंग लगाओगे पांडी ग्राफ जनरेटर। सीबीएसई में 5 नंबर में आता है, राजस्थान बोर्ड में 4 नंबर में आता है। लास्ट ईयर राजस्थान बोर्ड में आया 4 नंबर में, एमपी बोर्ड में भी आया 5 नंबर में, और सीबीएसई में मेन में तो नहीं आया पर सप्लीमेंट्री में आ गया 3 नंबर में। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम मैन मेड हाई वोल्टेज जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। तो ब्रैकेट में लिखोगे मैन मेड हाई वोल्टेज जनरेटर, मानव निर्मित उच्च वोल्टता जनित्र। तो यह है, कहने के लिए जनरेटर, वास्तव में जनरेट कुछ नहीं करता, यह सिर्फ एक्यूमुलेट करता है, इकट्ठा करता है। तो ये क्या है, कैसा है, इसका क्या यूज हम करते हैं डे टू डे लाइफ में, इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है। मैन मेड हाई वोल्टेज जनरेटर। तो मैं तुम्हें इससे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। ये एक तरह का पार्टिकल एक्सेलरेटर है, चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के काम आता है। तो इसकी मदद से हम चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब तुम किसी चार्ज पार्टिकल को रखोगे तो उस पर एक फोर्स काम करेगा F इक्वल टू QE, और उसके कारण वो एक्सेलरेट हो जाएगा। अब एक्सेलरेट क्यों कराना है हमें चार्ज पार्टिकल्स को? स्पेशल रिएक्शंस होती हैं कुछ, उनको बोलते हैं आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, कृत्रिम तत्वांतरण। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में आर्टिफिशियली कन्वर्ट कर देते हैं हम। जैसे तुम चाहो तो तांबे से सोना बना सकते हो, पारे से चांदी बना सकते हो, बस प्रोसेस पता होना चाहिए हाउ टू मेक इट। तो जब भी हमें एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में कन्वर्जन करना है, ये केमिकल रिएक्शन से पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें न्यूक्लियर रिएक्शन करवानी होती है, और उसके लिए हमें चाहिए होते हैं एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स। तो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं? वन डे ग्राफ जनरेटर का, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो उधर बैठना पड़ेगा आपको, या फिर स्टूल लगा लो जरा बीच में, ये लो। तो वन डे ग्राफ जनरेटर की इंपॉर्टेंस क्या है वो समझो, और ये कैसे एक्सेलरेट करता है, क्या इसका प्रिंसिपल है वो भी डिस्कस करेंगे। अभी तुमसे कहा जाता है कि पेड़ लगाओ, क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है। तो पेड़ लगाओगे तो क्या होगा? पॉल्यूशन कंट्रोल होगा। और तुमसे कहते हैं स्पेशली नीम का पेड़ लगाओ। नीम के पेड़ और तुलसी के पेड़ के साथ विशेषता यह है कि नीम और तुलसी दोनों रात में भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बाकी पेड़ रात में CO2 छोड़ते हैं, पर नीम और तुलसी के लिए ऐसा माना जाता है कि वो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो अगर पीपल के नीचे तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है बहुत घनी, इसलिए बोलते हैं पीपल के नीचे भूत, इमली के नीचे भूत। ये घने घने पेड़ हैं, CO2 होती है इसके नीचे, तो बेहोश हो जाते हैं। तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए? अपने हर जन्मदिन पे एक नीम का पेड़ लगाना चाहिए और उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए बड़े होने तक। अगर तुमने एक पेड़ भी सक्सेसफुली लाइफ टाइम के लिए ध्यान रख लिया
तो अपने पूरे जीवन काल में एक पेड़ लगभग 20 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन छोड़ता है, जनरेट करता है। तो अगर तुमने एक नीम का पेड़ लगा दिया तो 20 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन तुमने समाज को, देश को, विश्व को दान कर दी। बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो इतना बड़ा पुण्य अगर तुमने किया तो तुम्हारी सीट रिजर्व हो जाएगी स्वर्ग में। अगर जहां पर भी स्वर्ग है तुम्हारी सीट रिजर्व हो जाएगी। आईआईटी से ज्यादा ऊंची बात कर रहा हूं मैं तो। आईआईटी तो बहुत बीच का लेवल, मतलब बहुत लो लेवल पे है। और जो मैं बात कर रहा हूं वो जीवन का उद्देश्य होता है। आईआईटी कभी भी जीवन का उद्देश्य नहीं, आईआईटी पढ़ाई का उद्देश्य हो सकता है ना। जीवन का उद्देश्य आईआईटी बना लोगे तो फिर अभी यहीं पे तुम्हारी यात्रा समाप्त हो जाएगी, आईआईटी करते ही खत्म। तो अगर तुमने, मतलब तुम्हारी पीढ़ी ने इस चीज को फॉलो किया तब तो कोई समस्या नहीं आएगी आगे हमको। और अगर फॉलो नहीं किया तो आगे हम ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास और कोई अल्टरनेट नहीं बचेगा। जो भी नाइट्रोजन एक्सेस में है, क्योंकि सीधे हमारा ध्यान जाएगा 78%, तुम पढ़ते हो ज्योग्राफी में, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑक्सीजन में। तो क्या कोई केमिकल रिएक्शन जानते हो नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में बदलने की? नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में बदलने की तो ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन है ही नहीं। तो नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में बदलना है तो हमारे पास एक ही रास्ता है, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन है। अगर नाइट्रोजन पे बॉम्बार्डमेंट किया जाए एक्सेलरेटेड अल्फा पार्टिकल से तो नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है ऑक्सीजन में। तो अब एक्सेलरेटेड अल्फा पार्टिकल तो मिल जाएगा, नाइट्रोजन भी मिल जाएगी। अल्फा पार्टिकल हम ले लेंगे किसी भी रेडियो एक्टिव सोर्स से। अब समस्या रहेगी खाली उसको एक्सेलरेट करने की। तो एक्सेलरेट करने के लिए क्या चाहिए हमें? वान डे ग्राफ जनरेटर, इसलिए बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए तुम्हें सीखना है वान डे ग्राफ जनरेटर बनाना, जिससे तुम आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन कर पाओ जरूरत पड़ने पर। दूसरा इसलिए भी सीखना है कि 5 नंबर दिलाता है ये बोर्ड के पेपर में, तो इसलिए भी सीखना है। तो हाँ, उसमें भी आप है 4 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, 3 और 5। तो अभी वान डे ग्राफ जनरेटर जो है, इसकी जो पीढ़ी है उसके आगे के सदस्य कौन से हैं? इसमें हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके अगला सदस्य जो है इसकी पीढ़ी का, वो है साइक्लोट्रॉन। वो भी एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है, उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल करते हैं। फिर साइक्लोट्रॉन के साथ डिसएडवांटेज जुड़ी है जो हम पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में साइक्लोट्रॉन को पढ़ना है फुल डिटेल में। उसकी मदद से हम बहुत लाइट वेट पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन उनको एक्सेलरेट नहीं कर सकते। तो हम मॉडिफाइड वर्जन यूज करते हैं सिंक्रोट्रॉन। सिंक्रोट्रॉन का अगला सदस्य मैग्नेट्रॉन। ये सारे इसकी सदस्य हैं। फिर आता है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, वर्तमान सदस्य। तो जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है हिग्स बोसोन जिसमें पार्टिकल ढूंढा गया है, तो जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है वो इसी की पीढ़ी का वर्तमान सदस्य है। उसमें क्या किया गया है? 2 प्रोटॉन को इतना हाई एनर्जी तक एक्सेलरेट किया है कि वो आपस में जाके टकरा जाए, रिपल्शन को ओवरकम करके। जो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लग रहा है उसको ओवरकम करके टकरा जाए, और उसमें हिग्स बोसोन मिल रहा है पार्टिकल। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। तो लिखोगे वान डे ग्राफ जनरेटर या मैन मेड हाई वोल्टेज जनरेटर में, इट इज a device comma which can produce a large potential difference of order of लिखना नहीं है, सिंबल बनाना है, 10⁻⁶ वोल्ट। इस ऑर्डर का पोटेंशियल डिफरेंस हम इसकी मदद से ऑब्टेन कर सकते हैं, ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁶ वोल्ट। और उसका क्या करेंगे? कॉमा, विच कैन बी फर्दर यूटिलाइज्ड to accelerate the charged particles, to accelerate the charged particles to execute nuclear reactions. तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया।
अब इसका प्रिंसिपल लिखना है हमको। पहली बार तुम जीवन में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हो जिसका प्रिंसिपल एक या दो लाइन में नहीं, पूरा एक पेज कंज्यूम होगा, और एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे कैसे लिख के आना है प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट हेडिंग प्रिंसिपल, यानी इसका प्रिंसिपल काफी हम डिस्क्राइब करके लिखते हैं। प्रिंसिपल की स्पेलिंग सही होनी चाहिए, PLE, यह सिद्धांत। प्रधान या प्रमुख या मुख्य होता है तो PAL आता है। तो कॉमन लैंग्वेज हम यूज करते हैं जब भी प्रिंसिपल लिखते हैं। इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, तो इसकी वर्किंग दो फैक्ट्स पर बेस्ड है, इसलिए लिखेंगे इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग टू फैक्ट्स। इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग TWO2 फैक्ट्स। इसकी कार्य प्रणाली निम्न दो तथ्यों पर आधारित है। हिंदी में इसलिए बता रहा हूं, इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग टू फैक्ट्स। तो में से बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफर लेते हैं। वो कैसे पता चला? आज ये कॉपी चेक कर रहा था, अभी भी कॉपी चेक कर रहा हूं मैं कुछ कुछ करके, जैसे तुम्हारा रिजल्ट टाइम पे निकल जाए। तो आज जो कॉपी चेक कर रहा था उसमें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ने हिंदी में आंसर लिखे हुए थे। तो अभी तो नंबर दे दिए, पर बोर्ड में नहीं मिलते हैं, ध्यान रखना। बोर्ड में इंग्लिश मीडियम अगर तुमने चूज किया और हिंदी में आंसर लिख के आओगे तो कॉपी चेक करने वाला क्या करेगा? कॉपी चेक करने के बर्डन से बचने के लिए काटेगा, आगे बढ़ जाएगा, जीरो कर देगा। तो ऐसा गजब मत करना बोर्ड में। तो ये दो फॉलोइंग कौन कौन से हैं? पहला, फर्स्ट, देखो जब हम ये पार्टिकल एक्सेलरेटर बना रहे हैं तो क्या क्या समस्या आने वाली है। जिन लोगों ने प्रोफेसर वॉल्टर लेविन का लेक्चर देखा हुआ उन्हें दिमाग में है कैसा ये स्ट्रक्चर होता है वान डे ग्राफ जनरेटर, या लैब में, फिजिक्स लैब में जाके फोटो भी तुमने देखा हो। तो क्या क्या समस्या आने वाली है? हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है? कहीं पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाए, दूसरी जगह कहीं पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाए, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो हमें चार्ज एक्यूमुलेट करना है, इकट्ठा करना है। तो चार्ज इकट्ठा करेंगे तो क्या क्या समस्या आएगी? अगर हम पानी इकट्ठा करते हैं तो क्या समस्या आती है? लीक नहीं होना चाहिए, लीक हो जाएगा तो एक तरफ इकट्ठा करें, एक तरफ जा रहे हैं। तो लीकेज बचाने के लिए क्या करना होगा? चार्ज लीक नहीं होना चाहिए। तो वास्तव में होता क्या है, तुम्हारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि अगर तुम जो है कहीं पे चलते फिरते किसी लोहे के ऑब्जेक्ट के कोने पे टकरा जाते हो, जैसे कोना अड़ गया, जैसे रेफ्रिजरेटर मेटेलिक बॉडी कोना अड़ गया, कई बार तुम ये ऑब्जर्व करते हो कि शॉक लग जाता है। तो उसका रीजन क्या है कि कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट, चाहे वो किसी भी तरह से चार्ज उस पर आया है, कंडक्शन से, इंडक्शन से, फ्रिक्शन से, किसी भी मेथड से चार्ज आया हो, जहां पर भी उसके शार्प पॉइंट होंगे वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी, और जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी वहां सरफेस एरिया कम होगा। सरफेस एरिया कम होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उस पॉइंट पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 काफी ज्यादा होगा। अगर वो इतना ज्यादा है कि जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू है सराउंडिंग मीडियम की, उसको भी क्रॉस कर गया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा सराउंडिंग मीडियम का, तो वो चार्ज वहां से लीक कर जाएगा। तो चार्ज लीक कर जाएगा तो हम नहीं चाहते ऐसा हो। तो उससे बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यानी जहां भी हम चार्ज इकट्ठा करें वहां पे क्या होना चाहिए? जहां भी चार्ज तुम इकट्ठा कर रहे हो वो मीडियम ऐसा होना चाहिए, जैसे कोई कंडक्टर की बात करें तो वो ऐसा होना चाहिए कि चार्ज लीक ना हो। तो हम एक ऐसा कंडक्टर यूज करते हैं जिसमें कोई शार्प पॉइंटिंग ना हो। वास्तव में शार्प पॉइंट से चार्ज लीकेज के इस फिनोमेना को हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। तो उसको भी स्टडी भी करना है। कोरोना क्या होता है? एक तरह का आर्क होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जो मैंने शार्प पॉइंट की बात की, कॉर्नर्स की, तुम इसको देख सकते हो किसी कैमरा से अगर फोटो लिया जाए, स्पेशल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर्क को कैच कर सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए तुम टीवी देख रहे हो, तुमने रिमोट ऑपरेट किया, तुम्हें तो कोई भी रे टीवी और रिमोट के बीच कोई कम्युनिकेशन दिखाई नहीं दिया, पर साइमल्टेनियसली जब तुम बटन दबा रहे हो उस टाइम तुम फोटो खींचो, एक सफेद बीम जाती हुई नजर आती है, तो वो क्या होती है? इंफ्रारेड रे, जिसे हम देख नहीं सकते। सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर्क होगा शार्प पॉइंट पर, इसको भी तुम
आंख से तो नहीं देख सकते, ये होता है ऑरा, टाइप ऑफ ऑरा। हमारी बॉडी के आसपास भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। महापुरुषों की बॉडी के आसपास जो महापुरुषों के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पीछे एक चक्र लगाते, प्रकाशमान चक्र, तो वो क्या है? ऑरा, एक तरह का कोरोना। ऐसे ही चार्ज ऑब्जेक्ट के आसपास कोरोना के थ्रू डिस्चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चार्ज, वो लीक होता रहता है सराउंडिंग मीडियम को। तो वो लीकेज हमें बचाना है। तो लीकेज कैसे बचेगा? अगर शार्प पॉइंट ही नहीं होगा तो ये सिचुएशन अराइव नहीं होगी। तो जहां पर हम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना चाहते हैं, जहां चार्ज इकट्ठा करना चाहते हैं, तो वहां पे क्या करें? जो कंडक्टर लेंगे वो ऐसा लेंगे जिसमें कोई शार्प पॉइंट नहीं है। तो पहला पॉइंट तुम लोग लिख दो इसमें प्रिंसिपल में, वी यूज ए हॉलो, खोखला, हॉलो डोम, डोम की स्पेलिंग सही लिखना, DOME, गुंबद, मंदिर मस्जिद के ऊपर जो गुंबद बना होता है। वी यूज ए हॉलो डोम शेप्ड कंडक्टर, डोम शेप्ड कंडक्टर ऑफ कॉपर, वैसे एल्यूमिनियम का भी ले सकते हैं, ऑफ कॉपर विद गुड सरफेस फिनिश, विद गुड सरफेस फिनिश। गुड सरफेस फिनिश, घिसकर एकदम चिकना बना दे, स्मूथ सी सरफेस पे, कोई शार्प पॉइंट नहीं रहेगा। टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज without any leakage, without any leakage through the phenomena, without any leakage, leakage की spelling LEAKAGE, leakage through the phenomena, phenomena का नाम लिखकर अंडरलाइन करना है, ये है कोरोना डिस्चार्ज। तो तुम्हें इससे फैमिलियर होना चाहिए, ये फिनोमेना पता होना चाहिए, तुम इस नाम से फैमिलियर नहीं हो तो अब हो जाओ फैमिलियर। कोरोना डिस्चार्ज यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्चार्ज। तो हमने लीकेज ऑफ चार्ज को तो रोक दिया, और फैमिलियर कर देता हूं, जितनी भी चार्जेबल बैटरी तुमने चार्ज करके रख दी, अभी तुमने यूज नहीं किया, फिर भी वो डिस्चार्ज हो गई थ्रू द फिनोमेना कोरोना डिस्चार्ज। तुम्हारी गाड़ी की बैटरी फुली चार्ज है, तुमने गाड़ी 5-6 दिन के लिए रखी, खड़े रखे, तो क्या होगा? अपने आप डिस्चार्ज हो जाती। क्यों? बैटरी के सर्किटरी में जितने भी तार वगैरह हैं, उन वायर्स के जॉइंट्स में कहीं ना कहीं पॉइंट्स हैं, और उन शार्प पॉइंट पे सिचुएशन ये हो जाती है कि उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा हो जाता है कि सराउंडिंग मीडियम का आयनाइजेशन हो जाता है, वहां से चार्ज लीक होकर चले जाते हैं। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे? कोरोना डिस्चार्ज। तो ये सारे लीकेज के फिनोमेना हो रहे हैं थ्रू दी डिस्चार्ज। ये तो पहला पॉइंट हो गया, चार्ज को इकट्ठा करने की समस्या खत्म होगी, लीकेज नहीं होगा। दूसरी समस्या जो आती है वो आती है, जैसे जैसे मैं इस डोम शेप कंडक्टर को चार्ज देता जाऊंगा, वैसे वैसे इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। पर हमने तो पढ़ा है कि हीट फ्लो होती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, एयर फ्लो होती है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, और चार्ज फ्लो होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जल्दी ही इसका पोटेंशियल जहां से हम चार्ज ट्रांसफर करें तो उसके बराबर आ जाएगा। बराबर आ गया तो अब चार्ज का ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। अब या तो मैं और दूसरा ऑब्जेक्ट ढूंढ के लाऊं जिसका पोटेंशियल उससे भी ज्यादा हो, और अगर मेरे पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट पहले से मौजूद है जिसका पोटेंशियल इससे ज्यादा है, तो मैं वान डे ग्राफ जनरेटर बनाऊंगा ही क्यों? मैं वो हायर पोटेंशियल का सोर्स डायरेक्टली यूज कर लूंगा टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब हमारे पास इससे हायर पोटेंशियल पे कोई सोर्स नहीं है। तो नहीं है तो अब समस्या क्या आ गई कि चार्ज कैसे ट्रांसफर होगा? चार्ज तो हमेशा जाता है हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो तुम बता सकते हो तो ट्राई करो, हाउ टू ट्रांसफर चार्ज। जेई की क्लास में तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा पढ़ लिया, बोर्ड की क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा पढ़ लिया, अब ये मौका है बताने का। उगलो, आउटपुट बोलो, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम ये चार्ज ट्रांसफर इस डोम को कर पाए, जबकि हम ये जान रहे हैं कि ये बराबर पोटेंशियल पे आ गया? जोर से बोलो, क्या करेंगे? इंडक्शन। इंडक्शन से चार्ज कितना जाता है?
इंड्यूसिंग चार्ज से ज्यादा इंड्यूस चार्ज कभी हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम अप टू इंड्यूसिंग चार्ज। क्या कर देंगे? अर्थिंग से क्या होगा? अर्थ में चला जाएगा, अर्थ में थोड़ी भेजना है हमें, तो उस पर इकट्ठा करना है कंडक्टर पे, कैपेसिटर से भी नहीं होगा। अगर तुम में से किसी ने फर्स्ट टेस्ट अटेम्प्ट किया था जो मैंने यहां पे लिया था, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि अगर तुम किसी एक कंडक्टर का सारा चार्ज किसी दूसरे कंडक्टर को ट्रांसफर करना चाहते हो, तो द ओनली मेथड इज, मान लो कंडक्टर ए जो है उसका मैं सारा का सारा चार्ज कंडक्टर बी को देना चाहता हूं, तो बी होना चाहिए बड़ा, ए होना चाहिए छोटा, ए को रखूंगा बी के अंदर और मैं दोनों को जोड़ दूंगा। अब प्रॉपर्टी काम करेगी जो तुमने गाउस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन में पढ़ी। चार्ज की प्रॉपर्टी पहले तो, द होल चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर ऑलवेज रिजाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। फिर दूसरी प्रॉपर्टी जो तुमने गाउस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन में पढ़ी, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर इफेक्ट, द चार्ज गिवन टू ए हॉलो कंडक्टर ऑलवेज रिजाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। तो जैसे ही मैंने जोड़ा तो ये बन गया सिंगल कंडक्टर, तो अब सारा का सारा चार्ज कहां जाएगा? आउटर सरफेस ऑफ द आउटर कंडक्टर। यानी अगर इस डोम शेप कंडक्टर को चार्ज ट्रांसफर किया जाए अंदर की तरफ से, तो ये पॉसिबल है कि उस पे चार्ज ज्यादा और ज्यादा आता जाए, क्योंकि अंदर वाला कंडक्टर हमेशा हायर पोटेंशियल पे रहेगा, और ये हमें प्रूव करके दिखाना है। यानी इस प्रिंसिपल में ये प्रूफ शामिल है कि इनर कंडक्टर इज ऑलवेज एट हाई पोटेंशियल। तो ये कैसे प्रूव करेंगे वो तुम देखोगे। तो सेकंड पॉइंट, we utilize hollow conducting sphere effect. We utilize hollow conducting sphere effect. Hollow conducting sphere effect to transfer the charge to the copper dome, to transfer the charge to the copper dome, that is, the charge to the dome is transferred from a conductor. Charge to the dome is transferred from a conductor situated inside, as the inner conductor always remain at higher potential, as the inner conductor always remain हायर पोटेंशियल। लगा दो, ये प्रूव करके दिखाना है हमें। सेकंड पॉइंट तुमने अभी लिखा है, हम ये प्रूव करके बताएंगे इनर कंडक्टर हायर पोटेंशियल पे रहेगा। तो एक डायग्राम बनाना है तुम्हें इस प्रिंसिपल में ही चल रहे हैं अभी तक हम। दिस इज आउटर कंडक्टर, दिस इज इनर कंडक्टर। जो इनर कंडक्टर है उसको हमने एक मेटल की रॉड से कनेक्ट किया हुआ है, और मेटल की रॉड को आउटर कंडक्टर से बिना कांटेक्ट बनाए इंसुलेट करके, नायलॉन इंसुलेटर लगा देते हैं, इंसुलेट करके बाहर निकाला हुआ है। तो इस रॉड से हम चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं इनर कंडक्टर को, जितना चाहे चार्ज दे सकते हैं। ये सेंटर हो गया। इनर कंडक्टर की रेडियस है स्मॉल ए और इसका नाम है कैपिटल ए। आउटर कंडक्टर की रेडियस स्मॉल बी, इसका नाम कैपिटल बी। सेंटर ओ। माना कि इनर कंडक्टर पे चार्ज है स्मॉल क्यू, आउटर कंडक्टर पर कैपिटल क्यू, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमें क्या दिखाना है? इनर कंडक्टर हायर पोटेंशियल पे है। कैसे पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे? तो डायग्राम बनाओगे तुम, उसके बाद लिख सकते हो हियर पोटेंशियल ऑन कंडक्टर ए, वी सबस्क्रिप्ट ए। तो ये किस किस के कारण है? ए पर जो पोटेंशियल होगा वो खुद के चार्ज स्मॉल क्यू के कारण होगा, के क्यू अपॉन ए।
और बाहर वाला इसके लिए एक्ट करेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो उसके कारण होगा कि कैपिटल Q अपॉन B। फिर हम पता करेंगे पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ B, खुद के कारण होगा K कैपिटल Q अपॉन B, और जो अंदर वाला है वो शेल थ्योरम के अकॉर्डिंग इस तरह से बिहेव करेगा जैसे तो इसका पूरा का पूरा चार्ज इसके सेंटर ऊपर कंसंट्रेटेड हो, एज इफ इट्स होल चार्ज वर कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, जो लैंग्वेज हमने गाउस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन में यूज की थी। तो मैं लिख सकता हूं कि स्मॉल q और डिस्टेंस क्या हो जाएगी सेंटर से b। अगर तुम इन दोनों एक्सप्रेशन को देखते हो ध्यान से क्लियरली, एक टर्म तो सेम है, अगर मैं डिफरेंस लेता हूं va माइनस वीबी तो ये दो कट गई, फिर बाकी जो दो टर्म बची उसमें इसमें डिनोमिनेटर में a आ रहा है, a छोटा है तो ये टर्म होगी बड़ी, b छोटा है तो टर्म होगी, b बड़ा है तो ये टर्म होगी छोटी। तो क्लियरली va ग्रेटर देन vb, यहां हम ये कह सकते हैं va माइनस वीबी इज ए पॉजिटिव टर्म, तो प्रूव हो गया कि इनर कंडक्टर हमेशा हायर पोटेंशियल पे होगा। अब ये तो मुझे पता चल गया कि ये हायर पोटेंशियल पे होगा, चाहे स्मॉल q की वैल्यू कितनी भी छोटी क्यों ना हो, डजंट मैटर, q कितना भी छोटा हो, जरा सा भी हो, तो भी इसका पोटेंशियल ज्यादा रहेगा। तो अगर मैंने इन दोनों को जोड़ा तो चार्ज कहां से कहां जाएगा, अंदर से बाहर। तो ये व्यवस्था हमारी बन गई। डोम को अगर हम चार्ज ट्रांसफर करना चाहते तो कर सकते हैं आसानी से। तो अब तुम्हें डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट स्टेप प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल के बाद अब आएगा डायग्राम। डायग्राम बनाने के लिए तुम्हें अपनी मेंटल स्टेट को कंट्रोल करना होगा। इमेजिन करो सुबह सुबह का समय है, जस्ट इमेजिन, इमेजिन करना सीख जाओगे तो मन को कंट्रोल करना सीख जाओगे। सुबह सुबह का समय है और यहां कोई दीवार नहीं है, ऑल दिस आर ट्रांसपेरेंट। सामने आईएल कॉलोनी, मोर नाच रहे हैं, हवा चल रही है, बहुत बढ़िया, महसूस करो हवा चल रही है, और तुम्हारी जो पसंद वाली खुशबू है, फ्रेग्रेंस, वो तुम सूंघ रहे हो, वो तुम्हें महसूस हो रही है अपने आसपास। उसके लिए तुम एक अरेंजमेंट और कर सकते हो, जो भी तुम्हारा लिखने वाला पेन है, जो भी तुम्हारा फेवरेट पेन है, उसके पीछे सैंड पेपर की एक पतली सी स्ट्रिप, रेगमाल की पतली सी स्ट्रिप काट के फेविक्विक से चिपका दो या क्विक फिक्स से चिपका दो। मान लो तुम्हें गुलाब की खुशबू अच्छी लगती है, तो रास्ते में कोई भी गुलाब का फूल या कहीं पे मिलता है तुम्हें, तो उसकी पत्तियां लेके उस पर रगड़ दो, तो उसमें खुशबू मेंटेन रहेगी। जब भी मौका मिलता है, पत्तियां मिलती है, उस पर रगड़ दो। नींबू की खुशबू अच्छी लगती है, नींबू जो है बहुत, जैसे कागजी नींबू के लिए कहा जाता है, सुबह सुबह उठकर अगर तुम कागजी नींबू के पत्ते को रगड़कर सूंघ लो तो किसी को बुखार अगर है तो बुखार ठीक हो जाता है, कुछ तरह के बुखार इससे ठीक हो जाते हैं, और इसकी फ्रेग्रेंस एकदम रिफ्रेशिंग होती है। और उसी कारण से सिंथोल ने, लिरिल ने उसको जगह दी अपने विज्ञापन में भी और साबुन में भी, नींबू को। तो नींबू की रिफ्रेशिंग स्मेल जो है अगर तुम मेंटेन करना चाहते हो तो वही नींबू की पत्ती लो, मस लो, घिस लो उस पे सैंड पेपर पे, तो जब भी तुम्हारी इच्छा है तुम खुशबू ले सकते हो। तो अब तुम फील कर रहे हो सब तरह से अच्छा, तो जब सब तरह से अच्छा फील कर रहे हो, एनर्जेटिक, तो वो चीज डायग्राम में रिफ्लेक्ट होगी, और डायग्राम में रिफ्लेक्ट होगी तो तुम्हारे मार्क्स में रिफ्लेक्ट होकर तुम्हें मिलेगी। तो अब डायग्राम तुम्हें बनाने कम से कम चौथाई से आधे पेज पर। इसकी बॉटम लाइन डायग्राम जाएगा, लॉजिकल सीक्वेंस में जो मैं पहले बनाऊंगा वो तुम पहले बनाओगे, जो मैं बाद में बनाऊंगा वो बाद में बनाओगे। ये बॉटम है, इसके ऊपर जाएगा, हाँ बन जाएगा, नीचे से लो, 2-3 लाइन छोड़ के नीचे से। तो एक तो ये डायग्राम जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, एक एनसीईआरटी में, दोनों में से जो भी तुम्हें आसान लगे बना सकते हो, दोनों में तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। पुरानी एनसीईआरटी में ऐसा था डायग्राम। ये काफी बड़ा और भारी इंस्ट्रूमेंट होता है, तो मैंने इस बेस पर ईंट के 2 खंबे खड़े कर दिए। इसमें मैंने ब्रिक वर्क भी दिखा दिया, ईंट का काम, मेसनरी वर्क, कि मेसन ने जो ईंट लगाई, ईंटें कैसे लगेंगी। जब भी ईंटें लगाई जाती है, इंजीनियरिंग फाइन डिटेल है कि कभी भी एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट नहीं रखी जाती, जॉइंट जो है इधर उधर लिए जाते हैं, इसको बोलते हैं जोड़ काटना। तो कभी भी एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट नहीं आएगी, ये इस तरह से होगा। अब यहां पर कोई नायलॉन इंसुलेटर हम लगा देते हैं जिससे कंडक्शन ना हो, और इस पर डोम शेप
कॉपर का कंडक्टर इन्वर्ट कर देते हैं। ये हो गया डोम शेप्ड कंडक्टर ऑफ कॉपर विथ स्मूथ सरफेस। कहने को ये जनरेटर है जैसे मैंने शुरू में बोला, पर ये जनरेट कुछ नहीं करता, ये तो सिर्फ इकट्ठा करने का काम करता है। इसको सप्लाई देनी पड़ती है एक दूसरे डीसी जनरेटर से। इसके पास में तुम बनाओगे एक डीसी जनरेटर। ये डीसी जनरेटर जनरेट कर रहा है अराउंड 20,000 वोल्ट डीसी। तो 10 की पावर 4 तक तो इसने दे दिया, तो इसका क्या काम रहा, ये 10 की पावर 6 तक ले जाएगा, उसको 100 गुना करके देगा। 10 की पावर 4 इसने दिया, इंटू 100 टाइम्स ये कर देगा, तो हो जाएगा 10 की पावर 6 के ऑर्डर का। तो डीसी जनरेटर इसमें एक तो नेगेटिव टर्मिनल होगा, नेगेटिव टर्मिनल को हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, एक पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव को इंसुलेट करके ले जाएंगे इसमें अंदर। तो यहाँ पहले से एक नाली छोड़ते हैं प्रोविजन, और उस नाली में इंसुलेशन भर देते हैं, और वहां से कनेक्टर अंदर जाएगा, और इसका एंड पॉइंट जुड़ा होगा एक मेटेलिक कॉम, मेटल की कंघी, वायर ब्रश, कॉम्ब C1। क्यों, जो भी पॉजिटिव चार्ज यहां से आएगा, जब वो पहुंचेगा इस मेटल कॉम तक, तो कॉम में आगे क्या है, शार्प स्पाइक्स, तो चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, तो इसके कांटेक्ट में आने वाली एयर का आयनाइजेशन हो जाएगा। तो इसके कांटेक्ट में जो भी एयर आएगी वो आयनाइज हो जाएगी, पॉजिटिव आयन भी होंगे, नेगेटिव आयन भी होंगे। तो जो नेगेटिव होंगे उनको तो ये अट्रैक्ट कर लेगा न्यूट्रलाइज होने के लिए, जो पॉजिटिव होंगे उनको रिपेल करेगा क्योंकि खुद पॉजिटिव है। तो एक चार्ज विंड डेवलप हो जाएगी, यहाँ पे चार्ज रिपेल होगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयंस हवा में, उनको कैप्चर करने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं पुली बेल्ट अरेंजमेंट। एक पुली बना दी यहाँ पर, दूसरी पुली है ऊपर, दोनों पुलिस के ऊपर एक बेल्ट रन कर रही है, बेल्ट नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, बेल्ट बनी हुई इंसुलेटिंग सब्सटेंस की। पुलिस का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दिखा दोगे, बेल्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन दिखा दोगे। जनरली बेल्ट बनती है फेल्ट से, FELT, फेल्ट। तो स्पेशल टाइप ऑफ रबर होता है बेल्ट बनाने के लिए, फेल्ट। तो क्या होगा, वो जो पॉजिटिव आयन इसने रिपेल किए वो जाकर चिपक जाएंगे बेल्ट पर। बेल्ट इन आयंस को लेकर बेल्ट तो क्या इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर पे चार्ज जहां आता है वहीं रहता है। बेल्ट इलेक्ट्रिकली ड्रिवन है, मोटर से चल रही है। जैसे आटा चक्की देखी होगी तुमने, तो जब गेहूं पिसाने जाते हो तुम आटा चक्की पे, तो वहां पर एक तरफ मोटर होती है, मोटर से एक बेल्ट जुड़ी होती है चक्की से, तो वैसे ही सिस्टम है। इंजीनियरिंग में तो ऐसे सिस्टम बहुत डिटेल में तुम्हें पढ़ने होंगे। तो ये चार्ज लेकर बेल्ट जब ऊपर तक पहुंचेगी, तो इसका जो ऊपर वाला एंड है वहां पर एक और मेटेलिक कॉम कॉपर के डोम से जुड़ा हुआ है, लगभग बेल्ट के कांटेक्ट में रहता है। कॉम C2, C1, C2, पुलिस P1, P2 मेंशन करेंगे हम अलग से उसको। तो कॉम C2 से जुड़ा हुआ है, वहां पर क्या इफेक्ट होगा उसका, सोच के देखो। तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में जरूर पढ़ा होगा, याद करके देखो कि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है कॉपर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो फ्रीली अवेलेबल है, जिसको हम दिखाते हैं N से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ये होता है 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं I = NeAVD, वहां पे N है कॉपर के लिए 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। इट मींस ये कॉपर के डोम में इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो जब ये पॉजिटिवली चार्ज बेल्ट यहां तक पहुंचेगी तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर आएंगे C2 से। जैसे इलेक्ट्रॉन C2 के नुकीले कोनों तक पहुंचेंगे, उसके कांटेक्ट में आने वाली एयर का आयनाइजेशन हो जाएगा, तो यहां पे फिर से आयंस प्रेजेंट होंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो जो नेगेटिव आयन है तो इलेक्ट्रॉन की यहां पे बहुतायत है, यानी लार्ज क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन्स है, तो नेगेटिव आयन तो रिपेल होंगे और पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होंगे। तो डोम से धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन निकलते चले जाएंगे, डोम पॉजिटिवली चार्ज होता चला जाएगा। नहीं, यूं तुम सामान्य भाषा में कह सकते हो कि ये कॉम है, स्प्रेयर कॉम, इसने पॉजिटिव चार्ज स्प्रे कर दिया बेल्ट पर। वास्तव में क्या हो, फाइन डिटेल मैंने बताई तुम्हें, मोटी मोटी भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, इसने स्प्रे किया चार्ज और इसने कलेक्ट कर लिया। तो डोम से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे वैसे वैसे डोम पर पॉजिटिव आयन बचते जाएंगे, डोम पॉजिटिवली चार्ज होता चला जाएगा।
ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा क्योंकि अंदर है सिचुएटेड वो कंडक्टर जिससे हम चार्ज ट्रांसफर करें, तो अंदर वाला कंडक्टर हायर पोटेंशियल पे, तो चार्ज डोम को मिलता रहेगा, पर एक लिमिट तक दे सकते हैं। और वो कौन लिमिट करेगा? सराउंडिंग मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तुम्हें पता है अगर आसपास हवा है तो हवा के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। तो हम बस खाली इंतजार करेंगे जब तक, तब तक की मतलब तब तक इंतजार करेंगे जब तक कि डोम और अर्थ के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10⁶ वोल्ट के ऑर्डर का नहीं हो जाता। जैसे ही डोम और अर्थ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10⁶ वोल्ट के ऑर्डर का पहुंचा, हम ये प्रोसेस रोक देते हैं। नहीं तो क्या होगा? स्पार्किंग होगी, आग लगने का खतरा रहेगा, सराउंडिंग मीडियम आयनाइज हो जाएगा, इतना चार्ज वो होल्ड नहीं कर पाएगा। अब सफिशिएंट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया तो आगे का जो पार्ट मैं बना रहा हूं वो ऑप्शनल है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए है। तो जिस भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है उसको मैं यहां रिलीज करूंगा। सपोज मैं नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं आई बोलूंगा, आयन सोर्स है यानी रेडियो एक्टिव सोर्स है कोई जो अल्फा पार्टिकल अवेलेबल कराएगा। जिस अल्फा पार्टिकल को ये रिलीज करेगा वो अल्फा पार्टिकल इस पॉजिटिव से रिपेल होगा और अर्थ नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये एक्सेलरेट होकर आएगा। इसके लिए हम गाइड वे प्रोवाइड करेंगे, गाइडेड पाथ। ये एक्सेलरेट होकर आया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसे डायरेक्टली बॉम्बार्ड करवा दें, यहां पे रख दें टारगेट नाइट्रोजन का सोर्स, नाइट्रोजन सिलेंडर, सीधे जाके उससे टकराए, नाइट्रोजन को बदल दे ऑक्सीजन में। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट लगा दें, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, डी इज द डिफ्लेक्टर, जिसको बैंड कर दें टुवर्ड्स द टारगेट, टारगेट को यहां रख दें हमने बजाय वहां रखने के, तो वहां जाके रिक्वायर्ड रिएक्शन कंप्लीट करेगा, नाइट्रोजन को बदल देगा ऑक्सीजन में। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ। अब इसको हम आइसोलेट कर देते हैं सराउंडिंग से, जिससे कि चार्ज की लीकेज को कंट्रोल किया जा सके। अगर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है तो भी इस पर कोई इफेक्ट ना हो, तो आइसोलेट करके इस चैम्बर में हम भर देते हैं हाई प्रेशर पर कोई भी नॉन रिएक्टिव गैस जैसे कि नाइट्रोजन। तो ये कंप्लीट डिटेल हुई वान डे ग्राफ जनरेटर की, कैसे काम करता है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग तुम्हें लिखनी होगी। तो सीक्वेंस क्या रहता है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद आएगा डायग्राम, डायग्राम बनाने के बाद आएगा कंस्ट्रक्शन जिसमें हम बताते हैं कौन किससे कैसे जुड़ा है, देन वर्किंग जिसमें हम बताते हैं कौन क्या काम कर रहा है। तो ना तो मैं तुम्हें कंस्ट्रक्शन लिखा रहा हूं ना वर्किंग, क्योंकि हेडिंग होनी चाहिए और वहां पे लैंग्वेज होनी चाहिए, तुम अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं ओरली बता रहा हूं कंस्ट्रक्शन भी और वर्किंग भी, क्या कैसे लिखना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने आप लिखने की कोशिश करनी है अपने वर्ड्स में। देन ड्रॉबैक्स जो है वो मैं लिखा दूंगा लास्ट में। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या बताएंगे भाई, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो कैसे चेक करता हुआ आएगा? सबसे पहले देखेगा वन डे ग्राफ जनरेटर इंट्रोडक्शन में 2-3 लाइन पढ़ेगा, नहीं लिखी है कि नहीं लिखी, ओके। देन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में सीधे डायग्राम देखेगा, डायग्राम और फाइनल रिजल्ट देखेगा, जैसे तुम्हें ब्लॉक में बंद करके आना है VA ग्रेटर देन VB। उसके बाद सीधे वो आ जाएगा इस डायग्राम पे। ये डायग्राम अगर परफेक्ट है और साथ में तुमने डिटेल बता रखी है, डिटेल बतानी है कौन क्या है, तुम्हें बताना है C1 स्प्रेयर कॉम, लिखते चलो स्प्रेयर कॉम, नेमिंग होनी चाहिए, यानी नेमिंग वाला टाइम, नामांकित चित्र हिंदी में बोलते हैं, नामांकित चित्र। C2 कलेक्टर कॉम, इसका काम है चार्ज इकट्ठा करना, कलेक्टर कॉम। P1 एंड P2 दोनों है पुलिस, पुलिस। D है डिफ्लेक्टर, I इज आयन सोर्स, ऑप्शनल है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। T है टारगेट। एक नंबर में क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं कि डोम से चार्ज की लीकेज को रोकने के लिए क्या करते हैं, तो दो जवाब है, एक तो हमने इसकी सरफेस को बिल्कुल स्मूथ बना दिया, शार्प पॉइंट नहीं है, और दूसरा हमने आइसोलेट कर दिया और इनएक्टिव नॉन रिएक्टिव गैस भर दी हमने हाई प्रेशर टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ चार्ज। कई बार पूरा बड़े क्वेश्चन के साथ ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन अलग से पूछ लेते हैं, मतलब साथ में अटैच कर देते हैं एक नंबर, तो इस तरह से जवाब देना होता है। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या बताएंगे, इट कंसिस्ट ऑफ ए डीसी जनरेटर जनरेटिंग 20,000 वोल्ट whose positive end is connected to sprayer comb C1 which remain in contact with lower end of the belt running on pulleys P1 and P2. The upper end of the belt remain in contact with another comb C2 connected to the dome
द होल सेटअप इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ये शॉर्ट एंड प्रिसाइज लैंग्वेज होगी कंस्ट्रक्शन। कौन किससे कैसे जुड़ा है, क्या दिख रहा है। देन वर्किंग, वर्किंग में क्या आएगा, द पॉजिटिव चार्ज जनरेटेड बाय डीसी जनरेटर। अभी अंदर की बात तुम्हें पता है कि वास्तव में आयनाइजेशन हो रहा है, कैसे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तुम्हारे समझने के लिए है, लिखने में तुम मोटी मोटी बात लिख सकते हो। द चार्ज given by the DC generator is sprayed onto the belt by the sprayer comb C1. The belt takes this charge to its upper end, from where the electrons get attracted from the copper dome through collector comb C2 and neutralizes the belt. So positive charge builds up on the surface of dome. When sufficient charge builds up so that the potential difference between the dome and the earth becomes of order of 10⁶ volt, then we discontinue the process, यानी इसको पुली को बेल्ट को बंद कर देंगे। Now this large potential difference is utilized to accelerate the charged particles for executing nuclear reaction. ये वर्किंग हो गई। ड्रॉबैक लिखो नेक्स्ट हेडिंग, ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन। इस इंस्ट्रूमेंट से हम क्या नहीं कर सकते, किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्या कमियां हैं इसमें। तो क्या कमियां हैं, फर्स्ट पॉइंट, बहुत बड़ा है, भारी है, नॉन पोर्टेबल है, तो लिखोगे इट इज लार्ज, बल्की, BULKY बल्की, लार्ज कॉमा बल्की एंड कम्बरसम। एक नया वर्ड सिखा रहा हूं मैं, कम्बरसम। कम्बरसम का मीनिंग होता है नॉन पोर्टेबल, उठाकर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं रख सकते, कम्बरसम। सेकेंड, अगली लिमिटेशन, we cannot accelerate neutral particles such as neutron. We cannot accelerate neutral particles such as neutron using it. We cannot accelerate neutral particles such as neutrons using it. क्योंकि न्यूट्रॉन पे फोर्स लगेगा ही नहीं, न्यूट्रल पार्टिकल है, चार्ज है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के फोर्स लगा रहे हैं हम तो न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। न्यूट्रॉन की भी जरूरत होती है, कई जगह एक्सेलरेटेड न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। जैसे अगर हम फिशन की बात करें, U235, U90 to 235, अगर तुम्हें उसका फिशन करना है तब तो तुम्हें चाहिए स्लो न्यूट्रॉन, 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का, बहुत ही स्लो न्यूट्रॉन, तब तो हम मॉडरेटर लगाते हैं न्यूट्रॉन को और धीमा करना पड़ता है। पर अगर तुम्हें 238 का फिशन कराना है तो तुम्हें चाहिए फास्ट न्यूट्रॉन। तीसरा लिमिटेशन लिखोगे, इट रिक्वायर्स हाई ऑर्डर ऑफ इंसुलेशन। इट रिक्वायर्स हाई ऑर्डर ऑफ इंसुलेशन, प्रॉपर आइसोलेशन होना चाहिए। इट रिक्वायर्स हाई ऑर्डर ऑफ इंसुलेशन टू प्रिवेंट फायर हजार्ड। हाई ऑर्डर ऑफ इंसुलेशन टू प्रिवेंट फायर हजार्ड। फायर हजार्ड, आग लगने का खतरा, HAZARD, फायर हजार्ड occurring due to sparking, occurring due to sparking। तो इंसुलेशन प्रॉपर चाहिए यहां पर। तो ये कहानी इसकी खत्म। पर बीइंग एन इंजीनियर हर जगह हमारी नजर होनी चाहिए, कहीं वेस्टेज तो नहीं हो रहा, कुछ हो रहा है कहीं पे वेस्टेज। देखो रामदेव जी चलते हैं 0% वेस्टेज कंसेप्ट पे। आंवले का रस बनाते हैं ना, तो आंवले का गूदा भी काम में ले लेते हैं, और उसके बाद जो कहीं कुछ बचता है रेजिड्यू, छिलके विलके, तो राख बना के बर्तन मांजने का पाउडर बना देते हैं। 0 रेजिड्यू कंसेप्ट। इंडस्ट्री में जो भी काम में लो 100%। तो यहां कुछ वेस्ट हो रहा है क्या, दिख रहा है तुम्हें? ये देखो, ये वेस्ट हो रहा है वेस्ट, ये नेगेटिव चार्ज अर्थ में जा रहा है। तो हम क्या करें, हम ये करें कि एक सिमिलर सेटअप और लगा दें उधर और उसको जोड़ दें नेगेटिव से, तो उस डोम पे क्या बिल्टअप हो जाएगा, नेगेटिव पोटेंशियल। तो अगर मैं इसके और अर्थ के बीच में ले रहा हूं तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है V वोल्ट, पर अगर मैं इस डोम और उस डोम के बीच लूंगा तो V माइनस V 2V, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा, 2V। तो ऐसा हम करते हैं, ठीक। तो आज का लेक्चर खत्म, कल तुम प्रिपेयर करके आओगे टेस्ट। पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर प्रोजेक्टर पे
टॉपिक का टेस्ट होगा और उसके बाद परसों पूरी यूनिट का टेस्ट होगा।